नमस्कार दोस्तों। आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को एक कायर ने पांव छूकर गोली मार दी। आज वो शहीद हुए थे देश के लिए, देश की अमन चैन के लिए, शांति के लिए, उस सिपाही के लिए, उस संत के लिए जिसने पूरी दुनिया में शांति, प्रेम, सौहार्द, सत्य, अहिंसा का पाठ पढ़ाया। उस ईश्वर के, अल्लाह के, गॉड के बंदे को, उस नेक बंदे को मार दिया था उस कायर ने, उस निकृष्ट ने, जिसकी विचारधारा ही खातिर। उस गंदे शख्स, उसका नाम लेने में मुझे शर्म आती है। और उस सर्वनाक व्यक्ति, उस निकृष्ट व्यक्ति का साथ दिया था सावरकर ने, उस निकृष्ट व्यक्ति का साथ दिया था उस आरएसएस के लोगों ने, जिसकी बेटी या बेटा जो भी कहिए वो भारतीय जनता पार्टी। और ये निकृष्ट लोग सत्ता में बैठकर आज उस गांधी के, उसके शहादत को निश्चित रूप से अपमानित करते हैं। लेकिन आज ये अपमान हो रहा है। जिस अधनंगे फकीर ने दुनिया को हिला दिया था, दुनिया को सिखा दिया था कि सत्य, अहिंसा के बूते कैसे सत्ताएं बदली जा सकती हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता को, जिसका सूरज कभी नहीं डूबता था, उसे हरा दिया था वो गांधी। और आज उसी गांधी का वंशज राहुल गांधी, उसकी परंपरा का वंशज, उस पंडित नेहरू के परिवार का खून, पंडित जवाहरलाल नेहरू के परिवार का खून, वो श्रीमती इंदिरा गांधी का पोता, उस आयरन लेडी का पोता, उस दुर्गा का पोता, और उस युवा का, उस रोशनी का बेटा जिसे लोग राजीव गांधी कहते, उस रोशन व्यक्ति का बेटा आज जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बीच वहां के लोगों से मुखातिब होता है, और वहां की जनता भी इतनी भयंकर बर्फबारी में उसके साथ खड़ी होती है, साथ देती। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी सच की लड़ाई लड़ रहा है। राहुल गांधी उनकी लड़ाई लड़ रहा है। राहुल गांधी देश की लड़ाई लड़ रहा है, देश के हर युवा की लड़ाई लड़ रहा है, और सत्य की लड़ाई। सत्य और अहिंसा के कारण उसे कहीं कोई खौफ नहीं, वो डरता नहीं, क्योंकि उसके फोन पर इतने मैसेज आ चुके हैं, इतने संदेश आ चुके हैं जो उसे रुलाते भी हैं, दुखाते भी हैं, मगर फिर वो खड़ा होता है और फिर लड़ता है। ये जो है ना, ये इसको हम बिल्कुल दूसरी तरीके से देखते हैं। ये आप सबके लिए टेलीफोन है, ये हमारे लिए सिर्फ टेलीफोन नहीं है। उसके बाद 6-7 साल बाद मैं अमेरिका में था, और फिर से टेलीफोन आया। 21 में टेलीफोन आया। जैसे बहुत सारे, जैसे जो पुलवामा में हमारे सैनिक मरे थे, उनके घर टेलीफोन आया होगा। हजारों कश्मीरी लोगों के घर टेलीफोन आया होगा। सेना के परिवारों को टेलीफोन आया होगा।
वैसा ही टेलीफोन आया। पिता के एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा, राहुल बुरी खबर है। मैंने उनसे कहा, मैं जानता हूँ, पापा मर गए। कहते हैं हाँ। मैंने कहा धन्यवाद, फ़ोन रख दिया। तो मेरा कहना है जो हिंसा करवाता है, जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, अजीत डोवल जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, वो इस बात को समझ नहीं सकते हैं, वो दर्द को समझ नहीं सकते हैं। हम समझ सकते हैं। पुलवामा के जो सैनिक थे, उनके बच्चों के दिल में क्या हुआ मैं जानता हूं। मेरे दिल में वही हुआ है जो यहां पे कश्मीर में लोग मरते हैं, उनके दिल में क्या होता है। जो फोन कॉल आता है, क्या लगता है, वो मैं समझता हूं, मेरी बहन समझती है। वो राहुल गांधी, वो कैम्ब्रिज का राहुल गांधी, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का राहुल गांधी, और वो राहुल गांधी जो एक ब्रिलियंट स्कॉलर, एक विद्वान, आप इससे समझ सकते हैं। तो ये राहुल गांधी आज जब जनता के बीच मुखातिब हुआ तो हर किसी के आंखों में वो आंसू छोड़ गया, नम कर गया, क्योंकि उसने जो बोला वो हर सब लोगों के दिलों में उतर गया। वो राहुल भारत जोड़ रहा है और जोड़ रहा है। कायर आज भी अपने घरों में, अपने राज्यों में डूब के बैठे, उनकी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन उसने हिम्मत हारी नहीं। यही राहुल गांधी। तो मैं ऐसे राहुल गांधी को सलाम करूं। इसके साथ बात शुरू करता हूं उस गौतम अडानी की जो नरेंद्र मोदी का मित्र है। वो गौतम अडानी जिसके जहाज से लेके हर चीज में नरेंद्र मोदी घूमे और उसके बूते आज सत्ता के शीर्ष पद पर बैठे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जो अडानी को 1 रुपए की लीज पर सैकड़ों किलोमीटर की भूमि दे देते हैं, कोस्टल भूमि दे देते हैं। आप समझिए, ये नरेंद्र मोदी, वो नरेंद्र मोदी जो उसे देश के तमाम, जो देश के हैं, हमारे आपके हैं, सार्वजनिक उद्यम हैं, उन्हें उसे सौंप देते हैं, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे पोर्ट हो, चाहे तमाम सारी पीएसयूज हो। तो आप समझिए, तो जब हमारा सब कुछ लूट के बेचा जा रहा हो, देश को बेचा जा रहा हो, ऐसे वक्त में क्या होता है? एक फर्जी तरीके से भारत की बैंकों को लूट करके अडानी का पूरा साम्राज्य खड़ा हुआ और वो दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा रईस बना। लेकिन अब 8वें नंबर पे पहुंच गया और अभी वो और गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्यों ये हुआ? इन सब पर सोचने की अडानी ने हिंडनबर्ग को जो एक जवाब भेजा है, रिपोर्ट भेजी है, उस जवाब में कहा है, 413 पेज का जवाब भेजा है, और उसमें जो बोला है वो आप समझिए कि हिंडनबर्ग भारत के, देश के, राष्ट्र के विकास से चिढ़ता है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। अब आप समझिए, देश के विकास का अडानी से क्या लेना देना? ये तो अडानी का विकास हो रहा था, नरेंद्र मोदी का विकास हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल हो रहा था और प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी को काबिज रखने के लिए हो रहा था। तमाम राज्यों में सरकारें बनवाने के लिए हो रहा था, क्योंकि उसका पैसा वहां यूज हो रहा था। वो सारा काला धन उनका सफेद हो रहा था। तो आप समझिए, तो यह अडानी ने जिस तरीके से किया और जो हुआ उसको भी आप जान, पूरा बर्बादी की चीजें, और उस बर्बादी को समझने वाला है जो बर्बादी की
उससे शेयर बाजार में लगातार गिरावट आ रही है। और जो गिरावट आ रही वो ऐसे नहीं है। शेयर मार्केट आज भी सोमवार को 400 अंक लुढ़क गया। क्यों? क्योंकि अडानी की कंपनियों ने बर्बादी दिखा दी। आपको याद होगा शुक्रवार तक 11 लाख करोड़ रुपया निवेशकों के लूट गए थे और खुद अडानी की कंपनियों में निवेश करने वाले 4.25 लाख करोड़ रुपया उनका डूब गया था। तो आप समझ सकते हैं आज भी यही, आज भी जिस तरीके से हालत है उसको समझिए। अडानी ग्रुप की अधिकतर कंपनियों में, सिर्फ एक कंपनी को छोड़ के सारी कंपनियों में उनका जो शेयर मार्केट में स्थिति है वो डाउन चली जा रही है। और एक में जिसमें बड़ा भी है वो भी सिर्फ अडानी इंटरप्राइजेज में वो 3% की तेजी है। उसके अलावा टोटल गैस जो इनका है उसमें 20% की गिरावट है। तो यह भी जान लीजिए। और इसमें लगातार उनकी गिरावट आ रही है, इसको समझने वाला है। तो जब इंटरप्राइजेस का बिल जो शेयर है वो 3% चढ़ता है तो टोटल गैस का 20% घटता है, मतलब 20%। एसीसी हो, दूसरी और वो हो, सब चीजें हैं। तो इन सब स्थितियों को देखने वाला और इसके प्रभाव का असर क्या होता है, तमाम और कंपनियों का शेयर गिरता है, लगातार गिरता है। तो आज ये स्थिति है। टॉप 3 की यदि बात करेंगे तो टॉप 3 में गेनर कौन है? टाटा मोटर्स है, बजाज ऑटो है, डॉक्टर्स रेड्डी है। लेकिन टॉप लूजर कौन है? वो अडानी है। और 2 कंपनियां अडानी की हैं टॉप 3 में, और एक कंपनी कौन है? वो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे ज्यादा पैसा अडानी को दिया, क्योंकि मोदी साहब चाहे थे। तो हमारा आपका पैसा। इसके बाद एलआईसी है, एलआईसी को बर्बाद किया। एलआईसी का तकरीबन 23,000 करोड़ रुपया जो है अब तक डूब चुका है। आप समझिए एलआईसी में आपका ही। और अडानी के जो जितने हैं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में गिरावट लगातार है। अडानी ट्रांसमिशन ये 25.39% गिर गया, तो ये गिरावट है। और इसके बाद अडानी विल्मर ये 7.5% की गिरावट है। अडानी पावर में 9.8% की गिरावट है। अडानी टोटल गैस में 23.28% की गिरावट है। अडानी एनर्जी में 24.9% की गिरावट है। अडानी इंटरप्राइजेज में 20.14% की गिरावट है। अंबुजा सीमेंट में 26.41% की गिरावट है। एसीसी में 20.46% की गिरावट है। और एनडीटीवी में 11.36% की गिरावट है। और इन सब के बाद सिर्फ अडानी इंटरप्राइजेज में जो ये 20.14% गिरावट हुई थी, इसको थोड़ा सा रिकवर किया है। और रिकवर करने के बाद में स्थिति ये है कि आज ये 3% बढ़ गया है, यानी तब भी ये 17% की गिरावट पर है। तो यह आप समझ सकते हैं। ऐसे ही एसीसी सीमेंट पर और अंबुजा सीमेंट में भी थोड़ी थोड़ी सी बड़ी माइन्यूटली बढ़त है। तो इनका जिनका 26.4% गिरा था अंबुजा का, उसमें 1% वो है। और इसी तरीके से 20.46% एसीसी गिरा था उसमें। तो आप समझिए इस तरह की स्थिति है। और 413 पन्ने के जवाब में गौतम अडानी ने हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट को भारत पर सोची समझी साजिश बताया है, भारत पर हमला बताया है। आप समझिए ये भारत पर हमला है। आपको लगता है तो आप समझिए कि उनका यह है कि इस रिपोर्ट का असल मकसद अमेरिकी कंपनियों के आर्थिक फायदे के लिए बाजार तैयार करना है और भारत को वो करना है। जबकि सत्यता यह नहीं है। सत्यता बिल्कुल इससे इतर है। सत्यता क्या है इसको समझने वाला है। सत्यता यही है कि अडानी ग्रुप जो बोला है कि भारत पर हमला है 413 पन्ने के जवाब में, ये कहा है और आरोपों को झूठा बताया है और इसे राष्ट्रवाद की आड़ में धोखाधड़ी को छिपाया है, यह सत्य है। तो इसको लेकर गौतम अडानी ने जिस तरीके से किया है उस पर देखिए। गौतम अडानी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को जब यह बताया तो हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को जो रिपोर्ट जारी की थी उसमें अडानी ग्रुप पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग
करके किस तरीके से उसने फर्जी तरीके से कमाई। और रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी की नेटवर्थ की 10% जो है रिपोर्ट आने के बाद में नेटवर्थ कम हो गई। और इससे वो अडानी को इसमें 1.32 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये आप समझिए, मतलब 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। और इसके बाद अमीरों की लिस्ट में वो खिसक कर 7वें पायदान पर आ गए और अब वो लगातार खिसक रहे हैं। तो ये स्थिति है और जो हालत हुई है उसको आप समझ सकते हैं। तो अडानी ग्रुप का हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर तमाम तरह से जवाब है। उन्होंने कहा रिपोर्ट भारत के विकास और उम्मीदों पर हमला है, आधे अधूरे तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट है, हिंडनबर्ग ने बद नीयत का सबूत दिया है, रिपोर्ट स्वतंत्र है और न निष्पक्ष है। तो आप समझिए, जब ये लेकिन अडानी ग्रुप को हिंडनबर्ग ने भी जवाब दिया तो आप समझिए धोखा तो धोखा ही है। अडानी ग्रुप के रिस्पांस पर हिंडनबर्ग ने भी जवाब दिया है और उसने कहा है धोखाधड़ी पर इस तरह का जवाब या राष्ट्रवाद का पर्दा या ढाल नहीं डाली जा सकती है। अडानी ग्रुप हमारी रिपोर्ट को भारत पर सोचा समझा हमला बता रही है। अडानी ग्रुप अपने और अपने चेयरमैन की बढ़ती आय को भारत के विकास से जोड़ने की कोशिश कर रही है। हम इससे सहमत नहीं है। अडानी की आमदनी, अडानी का सब कुछ विकास वो भारत का विकास नहीं, वो तो सिर्फ एक निजी कंपनी का विकास। इसे आप कैसे कह सकते हैं? तो ये भारत का कहके, राष्ट्र का कहके आप बचने की कोशिश करते हैं। हिंडनबर्ग ने इसको लेकर के बताया भारतीय लोकतंत्र विभिन्नताओं को समेटे हुए है, भारत एक उभरती हुई सुपर पावर है और इसका शानदार भविष्य है। हम यह मानते हैं कि भारत के भविष्य को अडानी ग्रुप ने पीछे खींच रखा है, उसने बर्बाद किया है। भारत के जो भारत का भविष्य है वो और अच्छा जा सकता है। जो खुद को देश के झंडे में लपेट कर लूट मचा रहा है, हम मानते हैं कि धोखा धोखा ही होता है, भले ही वह दुनिया के सबसे ज्यादा अमीरों में शामिल किसी शख्स ने ही क्यों न किया हो। हमने 88 सवाल अपनी रिपोर्ट में पूछे थे और अडानी ग्रुप इनमें 62 सवालों के सही तरह से जवाब तक नहीं दे सका है। हमारी रिसर्च को दरकिनार करने की कोशिश कर रहा है। तो आप इससे समझ, तो जब इस तरह से बोलता है तो आपको पता होना चाहिए अडानी ग्रुप की कंपनियों पर बड़ा भारी कर्ज है और ये कर्ज के बूते हैं। और इनमें सबसे बड़ा जो ग्रुप की सभी कंपनियों पर 85% से ज्यादा ओवर वैल्यूड है। तो ये सारे फ्रॉड किए गए हैं और इस फ्रॉड में सरकार का भी हिस्सेदारी। सरकार ने किस तरीके से एलआईसी से उसमें पैसा लगवाया और एलआईसी बर्बादी की तरफ जा रहा है। आप समझिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लगवाया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसकी बैंक है? आप समझिए, तो सब लूटने का जो काम हुआ, बर्बादी का काम हुआ, जिसका हुआ वो भारत की बैंकों से हुआ। वो बैंक जिसे श्रीमती इंदिरा गांधी ने तमाम पूंजीपतियों से छीन करके भारत को दिया था और तमाम बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके उन्हें भारत की संपत्ति बनाया था, किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं बनाया था। उन्होंने अपनी कंपनी मारुति को भी भारत को दे दिया था, देश को दे दिया था। तो आप समझ सकते हैं, वो देना जानते थे, ये लेना जानते हैं, ये लूटना जानते हैं। और इस सरकार ने, मोदी की सरकार ने क्या किया? हमारा सबका जो बना हुआ था उन बैंकों से, उस जो भविष्य लोग अपना बचाने के लिए एलआईसी में इन्वेस्ट करते थे, उस एलआईसी से सबसे पैसा निकाल के किसको दिया? अडानी को दिया और अडानी में इन्वेस्ट कराया। नतीजा क्या होता है कि लगातार लगातार ये स्थिति होती है। तो आप समझते हैं कि अडानी सेठ जो कर रहे हैं उनको सिलसिलेवार उसने जवाब दिया और कहा राष्ट्रवाद की आड़ में लूटने का काम आप कर रहे हैं, तिरंगा आपने ओढ़ ये बात। तो आप समझिए, अडानी भारत नहीं है, वो सिर्फ एक कारोबारी है। बेहतर होता कि जवाब में वो हिंडनबर्ग के रिपोर्ट पर हमला करते, हिंदुत्व पर हमला बताता है। तो आप समझिए, रिपोर्ट को लेकर के जिस तरीके से वो कहते हैं आप समझ सकते हैं। और फोर्ब्स की पत्रिका में जो फोर्ब्स की लिस्ट है उसमें जो 8वें नंबर पे अडानी उससे बाहर होने की तरफ जा रहे हैं। आप
एक समय में दूसरे नंबर के सबसे बड़े, आज इस जगह आके खड़े हो गए। तो यह स्थिति है। तो इसको समझना पड़ेगा। नफरत की भाषा यही होती है। नफरत की भाषा बोली गई पठान फिल्म के लिए, और पठान फिल्म ने 450 करोड़ रुपया कमा लिया। 450 करोड़, आप कल्पना कीजिए। तो जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिए अब तक, जो पूरे भारतीय फिल्म उद्योग है उसके रिकॉर्ड तोड़, इसको समझने वाला है। यही एक बात का और जिक्र करूंगा। एक ब्यूरोक्रेट अमिताभ कांत, नरेंद्र मोदी ने उसे पहले नीति आयोग में लगाया था, फिर कहीं और लगाया, तो इस तरीके से उसे एडजस्ट करते रहते हैं और उसके लिए वो उपकृत होता है। और उपकृत होने के बाद में वो क्या कहता है, G20 की मीटिंग में दुनिया के सामने वो कहता है कि बैंक में एक खाता खोलने में 8 से 9 महीने लग जाया करते थे। अब आप सुन लीजिए, क्या आपको 8 से 9 महीने लगे हैं? आप कहेंगे कभी नहीं, लेकिन है। स्थिति यह है, अमिताभ कांत ने कहा कि 8 से 9 महीने लग जाया करते थे बैंक में खाता खोलने में, और अब चंद मिनटों में खुल जाता है। यही मोदी और उसका। आप ये सुनकर शर्म आती है कि आप ब्यूरोक्रेट, आप ऐसी बात बोलते हैं। चाटुकारिता की यह हद, कुर्सी के लिए इतना बड़ा झूठ, इतनी मक्कारी। आप यह क्यों नहीं बताते कि नरेंद्र मोदी ने कहा था 2022 तक वो देश के 80 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। ये उनका संकल्प है, सपना है। और आज क्या स्थिति हो रही है? आज देश को बेरोजगारी में ढकेल दिया है, देश को भूखमरा बना दिया है, भिखारी बना दिया है, 5 किलो अनाज में ढकेल दिया है। आप ही नीति आयोग में थे, ये आपने नीतियां बनाई, तो आप समझिए। और आप वही शख्स है जो इस लोकतंत्र को गाली दे रहे थे, जिस लोकतंत्र के बूते नरेंद्र मोदी इस पद पर पहुंचे कि अति लोकतंत्र की हो गई है। वाह भाई, गजब है। शर्म आती है कि ऐसे ब्यूरोक्रेट्स बने और ऐसे लोगों को मौका मिले। ये हमारे देश के लिए, हमारे लिए, सबके लिए शर्मनाक, हमें सोचना पड़ेगा। तो शर्म का वातावरण बन गया है इस समय देश में, हर तरह से। कभी गांधी के हत्यारों को महिमा मंडित किया जाता है, उनके लिए फिल्म बनाई जाती है। सरकार और उसके लोग कभी इसके साथ खड़े हो, तो कभी ऐसे अफसर, अमिताभ कांत जैसे चरण चुंबक, जो चरणों को चाटते चाटते परेशान होते हैं, आ जाते हैं। और कभी गौतम अदानी जैसे व्यापारी आ जाते हैं, जो लूटने के लिए राष्ट्रीय ध्वज को, देश को आड़ बनाते हैं, और जिनके लिए हमारा प्रधानमंत्री नौकर की तरह से काम करता है। लेकिन एक दूसरी तरफ राहुल गांधी बुरी से बुरी परिस्थितियों में सच्चाई के लिए लड़ते हैं, वैसे ही लड़ते हैं जैसे गांधी लड़ते थे, जैसे नेहरू लड़ते थे, जैसे इंदिरा लड़ती थी, और देश को बनाने के लिए संघर्ष करते। यह एक सत्य है। इस सत्य को जितनी जल्दी आप पहचानेंगे उतना अच्छा होगा। नहीं तो ऐसे झूठे और मक्कार लोगों के कारण आपका जीवन बर्बाद होना तय, भविष्य बर्बाद होना तय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।